हेलो एवरीवन, आई एम नदीम अहमद फ्रॉम सर कलाम पाठशाला। आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं मनी। अक्सर आपने मनी के बारे में तो सुना होगा। अक्सर क्या, हमेशा हम मनी के बारे में सुनते हैं। हर किसी को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। क्या हमें ये नहीं पता होना चाहिए कि मनी की हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है? तो आज हम यही चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मनी। मनी जब नहीं थी, मुद्रा जब हमारी पूरे दुनिया में नहीं थी, तो उस टाइम क्या होता था? ये क्वेश्चन कभी हमारे दिमाग में आया? और 2000 का नोट जो अब चला, 500 रुपए का नोट, क्या ये शुरू से चलते आ रहे हैं? क्या इनका इतिहास शुरू से यही है? नहीं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो हमारे पूरे वर्ल्ड में जो मनी है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो मनी है क्या? मनी से पहले, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब दुनिया में मनी नहीं थी तो क्या चीज थी। देखो, हर कोई किसी ना किसी गुड्स के अंदर स्पेशलिस्ट था। स्पेशलाइजेशन उस टाइम भी चलता था कि जैसे मान लो कि आप खेती बाड़ी कर रहे हो, एक पर्सन गेहूं बना रहा है तो दूसरा चावल बना रहा है, तीसरा टमाटर बना रहा है, चौथा आलू बना रहा है। यानी कुछ ना कुछ हम प्रोडक्शन करते रहते थे। लेकिन क्या हम उस गेहूं को ही खुद खाएंगे? क्या हम उस गेहूं को ही अपने घर में सिर्फ वही इस्तेमाल करेंगे? अब हमें ज़रूरत थी दूसरी चीज़ों की भी। तो अब हमारे दिमाग में क्या आया कि यार, गेहूं का प्रोडक्शन मैं करता हूं और चावल का प्रोडक्शन आप करते हो, तो क्यों ना आप थोड़े से मुझे चावल दे दो और मैं आपको गेहूं दे देता हूं। इसी तरीके से अगर मुझे टमाटर की ज़रूरत है तो थर्ड पर्सन से मैं टमाटर ले लूँगा और फोर्थ पर्सन से मैं आलू ले लूँगा और बदले में मैं गेहूं दे दूंगा। इसी तरीके से हर कोई इस तरह से सोचने लगा और इस प्रणाली को, इस प्रथा को, हमने इस ट्रेंड को नाम दे दिया बार्टर सिस्टम। और उस टाइम की इकोनॉमी को नाम दिया गया सीसी इकोनॉमी, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। तो इस बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन अगर हम पढ़ें, वस्तु विनिमय प्रणाली की डेफिनेशन को अगर हम पढ़ें, तो वस्तु विनिमय क्या होता है कि जब गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज किया जाता है तो उसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज किया जाता है तो उसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। कि अगर मेरे पास चावल हैं और आपके पास गेहूं है, या गेहूं मेरे पास हैं, आपके पास चावल हैं, तो मैंने आपको गेहूं दे दिए और आपने बदले में मुझे चावल दे दिए। दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आज की डेट में बार्टर सिस्टम है, तो आप शायद कहोगे नहीं सर। लेकिन अगर हम फिर भी देखें कि जो बर्तन वाली आंटी आती हैं और बर्तन लाती हैं और बदले में कपड़े ले जाती हैं, तो ये क्या बार्टर सिस्टम है? तो हम कहेंगे बार्टर सिस्टम है, बट ये 100% नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाकर किस में कन्वर्ट होता है? मनी में कन्वर्ट होता है। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है? जब गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज किया जाता है, उसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। अब उसके बाद बात आती है कि आज की डेट में फिर हम मनी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? हमने बार्टर सिस्टम को ही क्यों नहीं चलने दिया? इसका मतलब वहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आई होगी। तो चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम थी। बार्टर सिस्टम आज की डेट में नहीं है, तो इसका मतलब उसमें प्रॉब्लम्स थी। और प्रॉब्लम्स क्या थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। जी हां, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इस पॉइंट पर कंफ्यूज होते हैं, सर ये लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस क्या होता है? देखो, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस का मतलब होता है कि अगर मेरे पास गेहूं है और आपके पास चावल है, या हम ऐसे ले लेते हैं, पर्सन ए गेहूं और पर्सन बी चावल। अब गेहूं वाला पर्सन क्या कहता है? इसको बोलता है, ओए तेरे पास चावल है। और वो चावल वाला क्या कहता है? हाँ, मेरे पास चावल हैं। फिर गेहूं वाला कहता है कि मुझे चावल दे दे और बदले में मुझसे गेहूं ले लो। चावल वाला कहता है कि भाई मुझे गेहूं की जरूरत नहीं है, मुझे टमाटर चाहिए। अब सुनो, जो ये वाला पर्सन है, इसके पास गेहूं और इस वाले पर्सन के पास चावल। जो ये चाहता है वो इसके पास है, बट जो ये चाहता है वो इसके पास नहीं है। यानी जो इसकी डिमांड है वो इसकी सप्लाई नहीं है, बट इसकी डिमांड इसकी सप्लाई है। तो भी एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, तो भी एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि दोनों की ज़रूरत की चीज़ एक दूसरे के पास होनी चाहिए। तो ऐसा होना बड़ा मुश्किल होता था।
ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होता था लेकिन टाइम लगता था, घूमना पड़ता था कि यार मैं जो चाहता हूँ वो किसके पास है और वो वाली चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। घूम फिर के कभी इधर से उधर से ट्रांसफ़र करके वो ऐसे बंदे को ढूंढेगा जिसके पास टमाटर है और ज़रूरत गेहूँ की है। अब मान लो ये बंदा क्या थर्ड पर्सन के पास कि भैया टमाटर दे दे और गेहूँ ले ले, फिर वो टमाटर लेकर आएगा, फिर उसको टमाटर देगा, बदले में चावल लेगा। एब्सेंस ऑफ मेजरमेंट वैल्यू, इसका क्या मतलब है? आज के टाइम पर अगर आप ये वॉच कहो कितने रुपए की है तो इसका मतलब वी कैन मेजर इट, हम इसको मेजर कर सकते हैं, है ना। दुनिया की हर एक चीज़ को मेजर किया जा सकता है आज के टाइम पर मनी से। लेकिन जब मनी नहीं थी तो आप कैसे मेजर करते थे? क्या आप ये बोलते थे कितने किलो गोभी आलू दिए, यानी आलू पर कितनी गोभी दी है या गोभी पर कितने आलू दिए? क्या हम ऐसे मेजर करते थे? हमारे पास प्रॉपर मेजरमेंट नहीं था, हमारे पास प्रॉपर मेजरमेंट यूनिट नहीं थी। तो फिर क्या था? फिर मेजर करने में तो प्रॉब्लम आती थी, अंदाजे में होता था सारा काम। तो हमें कैसे पता कि किस गुड्स की वैल्यू ज़्यादा है और किस गुड्स की वैल्यू कम है? फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए के पास शुगर, पर्सन बी के पास आलू। पर्सन ए ने कहा ओए तेरे पास आलू है, और पर्सन बी ने कहा क्या तेरे पास चीनी है? तो चीनी इसके पास है और इसके पास आलू है, इन दोनों में एक्सचेंज हो जाएगा। डबल कोइंसिडेंस वाली प्रॉब्लम नहीं है, यानी जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस वो नहीं है इसमें। इसका मतलब एक्सचेंज पॉसिबल है। बट अब बी ने 5 आलू ए को दे दिए, अब ए ने क्या किया, 5 चीनी के दाने बी को दे दिए। ए बड़ा चालू था तो बी ने कहा ये क्या कर रहा है भाई, मैंने तुझे 5 आलू दिए हैं और तू मुझे 5 चीनी के दाने दे रहा है। तो उसने कहा तो तूने भी तो मुझे 5 आलू दिए। तो उसने कहा देख आलू कितने हैवी है, कितने भारी, कर बराबर ही तो है यार, देख ये आलू और ये चीनी बराबर ही तो है। तो बी और ए में लड़ाई हो गई, दुम दुम दुम। इसका मतलब ये प्रॉब्लम सबसे, ये जस्ट एग्जाम्पल है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमारी रहती थी, मेजरमेंट की वैल्यू रहती थी, क्योंकि मेजर करने में दिक्कत आती थी, इसलिए हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट होती थी, और जब कन्फ्यूजन क्रिएट होती थी तो कन्फ्लिक्ट रहता था आपस में। तो हमारी सेकंड प्रॉब्लम ये, और इसकी वजह से एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो गई, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। भाई कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसकी पेमेंट पूरी करनी होगी। अब ए पर्सन के पास क्या है, मान लो यू कैन से कोट पहनने वाला, है ना, और एक के पास क्या है, मान लो गेहूँ। अब वीट एक के पास है, गेहूँ एक के पास है 100 किलो, और जो एक कोट आता है पहनने वाला वो 200 किलो गेहूँ में आता है। तो क्या अब वो 100 किलो गेहूँ लेकर जाएगा तो क्या वो उसे पूरा कोट दे देगा? नहीं ना, और आधा भी नहीं दे सकता, क्योंकि आधा देगा कोट खराब हो जाएगा। क्या पता आप ऐसे कर दो, है ना, दिमाग बहुत है। तो आधा कोट तू रख ले भाई, आधा कोट मेरा, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं कि यू हैव टू पे, आपको पे करने होंगे फुल, यानी कि ट्रांजैक्शन चाहिए फुल, इधर से भी और इधर से भी। तो हमारी ये थर्ड प्रॉब्लम कौन सी? थर्ड प्रॉब्लम हमारी लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। एक प्रॉब्लम और आती है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। देखो स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट का मतलब कि पेमेंट को फ्यूचर में पोस्टपोन करना। आज के टाइम पे तो नॉर्मल सी बात है कि हम क्या करते हैं, कोई भी अगर गुड्स खरीदने होते हैं तो उसको फाइनेंस करा लेते हैं, किस्तों पे ले लेते हैं। तो उसको मनी को हमने क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। यानी हमने कहा कि भाई ये पेमेंट हम अभी नहीं पे कर सकते, हम बाद में पे करेंगे। गुड्स तो अभी आपने ले लिए, लेकिन पेमेंट क्या कर रहे हो, यू विल पे आफ्टर फ्यू टाइम्स, आफ्टर फ्यू मंथ्स, आफ्टर फ्यू ईयर्स। ठीक है, तो आपने अपनी पेमेंट को पोस्टपोन कर दिया। बट जब मनी नहीं थी तो पेमेंट होती थी ऑन द स्पॉट, क्योंकि गुड्स के खराब होने का डर रहता है। तो इसलिए हम क्या करते थे, मोस्टली पेमेंट ऑन द स्पॉट होती थी। यानी कुछ जगह क्रेडिट चल जाता था उस टाइम पर, लेकिन क्रेडिट इतना नहीं था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर चल जाता था, अदरवाइज क्रेडिट नहीं होता था, पेमेंट ऑन द स्पॉट होगी। एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज लैक ऑफ स्टोरिंग वेल्थ। अगर मैं कहूँ आज के टाइम पर क्या मनी को स्टोर कर सकते हैं, तो आप कहोगे सर वी कैन, हम स्टोर कर सकते हैं। आप मुझे 1-1 लाख रुपए ला कर दो, 10-10 हज़ार रुपये दो, 5-5 हज़ार रुपये दो, मैं अपने पास उसे सेव करके रखूँगा और 5 साल के बाद, 3 साल के बाद एज इट इज़ आपको विद इंटरेस्ट आपको दे दूँगा,
है ना, सेव। तो हम बैंकों में क्या करते हैं, सेविंग करते हैं, है ना, हर जगह हम अपने घर पे भी छुपा कर रखते हैं, ठीक है ना, इकट्ठे भी करते हैं। तो ये हमारी सबकी क्या है, सेविंग। इसका मतलब मनी स्टोर की जा सकती है बट अदर गुड्स स्टोर नहीं किए जा सकते। तो ये हमारी एक और प्रॉब्लम थी जिसको हम बोलेंगे लैक ऑफ स्टोरिंग वेल्थ। तो इस तरह से ये बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम थी। तो अब चलिए देखते हैं कि इस बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स को कैसे रिमूव किया। जी हाँ, इस बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम को मनी ने दूर किया। तो अब मनी आ गई, टन टन। अब किस तरह से मनी ने क्या किया, बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स को दूर किया। तो मनी होता क्या है, इसकी डेफिनेशन हम सेकंड पार्ट में करेंगे। तो हम इवोल्यूशन ऑफ मनी की बात करेंगे। तो इवोल्यूशन ऑफ मनी में सबसे पहले आई कमोडिटी मनी। देखो कमोडिटी मनी क्या होता है कि किसी हर एक इकोनॉमी ने, हर एक देश ने, या हर एक कह दो उस टाइम मतलब क्या चलते थे, कबीले टाइप भी चलते थे, यानी छोटे छोटे देश थे। तो उन देशों ने, कंट्रीज़ ने क्या किया कि अपनी अपनी एक गुड्स को, अपने अपने देश के एक गुड्स को, कमोडिटी को क्या मान लिया, डिक्लेयर कर दिया कि ये मनी है। और फिर उस पर्टिकुलर गुड्स को ही लेकर हम क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। देखा जाए तो ये बार्टर सिस्टम की तरह बिल्कुल बार्टर सिस्टम है, लेकिन इसमें थोड़ा फ़र्क है कि बार्टर सिस्टम में हम किसी भी गुड्स को लाकर सामने वाले के साथ एक्सचेंज कर लेते थे, लेकिन कमोडिटी मनी में यहाँ पर पर्टिकुलर किसी एक गुड्स को मनी डिक्लेयर कर दिया गया, उसको मनी माना गया। कुछ कंट्रीज़ ने क्या कर लिया, टम्बाकू के जो लीफ होते हैं उसको मनी मान लिया, कुछ कंट्रीज़ ने शेल को मनी मान लिया, ठीक है ना, साल्ट को मनी मान लिया, ठीक है, बहुत सारी इस तरह के गुड्स थे जिसको मनी डिक्लेयर किया गया। तो इसे हम कहते हैं कमोडिटी मनी। बट वो भी इतना नहीं चल पाया, तो फिर उसके बाद आई मेटालिक मनी। अब मेटालिक मनी क्या होती है, मेटालिक मनी होती है कि जिसकी एक्चुअल वैल्यू उसकी फेस वैल्यू के बराबर होगी, जिसकी एक्चुअल वैल्यू उसकी फेस वैल्यू के बराबर होगी। जैसे मान लो आपकी जेब में अगर 10 रुपये हैं, आप उस 10 रुपये में अगर उस तार को भी निकाल दोगे तो मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। असल में देखा जाए, धोखे से चला लोगे बात अलग है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यानी उस 10 रुपये की कोई ख़ास वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक कागज़ है अगर उसकी तार निकाल दी जाए, है ना। जैसे आपने पीके मूवी देखी होगी, तो आमिर खान क्या करता है, गांधी जी की फ़ोटोज़ लेकर घूमता है, तो कोई उसे सब्ज़ी नहीं देता, यानी उस फ़ोटो की कोई वैल्यू नहीं है, उस कागज़ की कोई वैल्यू नहीं है ना। लेकिन जब उस स्टैम्प लगा हुआ नोट जब वो देता है मार्केट में, तो फिर उसको वो सब्ज़ी वेजिटेबल्स मिल जाती है। तो इसलिए हम मेटालिक मनी की अगर बात करें कि आज की डेट में, आज की जो मनी है, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो फेस वैल्यू है वो ज़्यादा है, यानी 10 रुपये लिखे हैं, लेकिन इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है जिससे बना कागज़, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मेटालिक मनी में क्या होता था कि जितनी उसकी रियल वैल्यू होती थी उतनी उसकी फेस वैल्यू होती थी। यानी अगर 50 रुपये का मेटल लिया तो उसके ऊपर 50 रुपये ही लिखा जाएगा, तो मेल्ट करके अगर हम मार्केट में बेचें तो उतने का मिलेगा। तो इसलिए हमारी फेस वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के बराबर होती थी मेटालिक मनी में। फिर आई पेपर मनी। अब पेपर मनी क्या थी, देखो पेपर मनी क्या होती है, जो आज के टाइम पर चल रही है। जैसे आपके पास 10 का कॉइन, 5 रुपये का कॉइन, 10 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये, ये सब क्या है, ये पेपर मनी तो है। इसका मतलब इसकी एक्चुअल वैल्यू इज नथिंग, बट इसकी फेस वैल्यू एवरीथिंग। यानी फेस वैल्यू इज मोर देन एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू तो कह सकते हो आप नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो ये पेपर मनी होती है। अब पेपर मनी के बाद भी कोई मनी आई, पेपर मनी के बाद आई क्रेडिट मनी। अब क्रेडिट मनी क्या होती थी, क्रेडिट मनी होती थी कि जैसे आपने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा हो कि अगर मुझे कोई गुड्स चाहिए, मैं अभी आपको पेमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक नोट लिख दूंगा, आई प्रॉमिस आई विल पे दिस अमाउंट ऑन दिस डेट विद दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज कॉल्ड क्या, क्रेडिट मनी, जिसको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब क्रेडिट मनी के बाद कौन सी मनी आई, प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना, स्वैप करो, तो वो सब क्या है, वो प्लास्टिक मनी है। आज की डेट में अब एक और चीज़ आ रही है, ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, ये पे वो पे, ये भी चलता आ रहा है।
तो इस तरह से इवोल्यूशन हुआ मनी का, इस तरह से कैटेगरी बनी मनी की। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, उम्मीद है ये चैप्टर का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। तो इस तरह से मैं आपको सेकंड पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा। थैंक यू।